तो वुडवर्ड-फीचर रूल्स को अपन कंटिन्यू करते हुए आज अपन वुडवर्ड-फीचर रूल्स को अप्लाई करेंगे जो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके। तो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स में कुछ बेस वैल्यूज अपने को याद रखनी है। ये बेस वैल्यूज हैं, यदि अपने पास जो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है वो यदि कीटोन है तो हमें बेस वैल्यू या जो पेरेंट वैल्यू है वो लेनी है 246। यदि ये एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो अपने को लेनी है 250। और यदि अपने पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा एस्टर है तो अपने को 230। तो ये तीन बेस वैल्यूज अच्छे से याद कर लें। एरोमेटिक कीटोन के लिए 246, एल्डिहाइड के लिए 250 और एरोमेटिक एसिड या एस्टर के लिए 230 ml। इसके अलावा इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके इंक्रीमेंट्स की वैल्यूज अपने को लर्न करनी है। तो अब इसमें या तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेंगे या मेटा पे या फिर दोनों स्थितियों पे हो सकते हैं, या फिर अपने पास है पैरा स्थिति पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो सकता है। तो सभी जगह के लिए जो इंक्रीमेंट्स की वैल्यू है वो हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्राय अलग अलग होती है। तो अपन सबसे पहले जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को लर्न कर लेते हैं। तो देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अपन को क्या करना है कि यदि अपने पास कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो स्थिति पर है तो अपने को 3 NM का एडिशन करना है। मेटा पे है तो भी 3 NM का एडिशन करना है। पैरा पे है तो अपने को 10 NM का एडिशन करना है। इसी तरह से यदि अपने पास OH या OR ग्रुप है तो ऑर्थो पे होने पर 7, मेटा पे भी 7 और पैरा स्थिति पर हो तो 25 NM का इंक्रीमेंट अपने को लर्न करना है। जो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट अपने पास वो यदि ऑर्थो स्थिति पर है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, कोई इंक्रीमेंट ऐड नहीं होगा। लेकिन मेटा स्थिति को पैरा स्थिति पर है तो 10 का एडिशन करना है। इसी तरह से मेटा पे भी कोई इंक्रीमेंट नहीं करना, यानी क्लोरीन का ऑर्थो और मेटा स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लैम्डा मैक्स ऑफ द एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। अगर अपने पास Br सब्स्टिट्यूएंट है वो यदि ऑर्थो स्थिति पर है तो अपने को 2 NM याद रखना है, मेटा पे है तो भी 2 NM याद रखना है और पैरा स्थिति पर है तो अपने को 15 याद रखना है, 15। एक मोटा सा आइडिया मैं बताऊं कि जो पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में लैम्डा मैक्स का मान ऑर्थो और मेटा की अपेक्षा ज्यादा बढ़ता है। ये एक मोटा सा आइडिया है, वो याद कर लें। अब अपन 2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास ये 2 कंपाउंड है, दोनों ही एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है और इनकी अपन लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपने को याद रखना है कि इनकी बेस वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले ये देखें, ये अपने पास एरोमेटिक कीटोन है। तो एरोमेटिक कीटोन के लिए जो अपने पास वैल्यू है वो कितनी है 246, अभी अपन ने लर्न की थी। जो हाइड्रोक्सी समूह है, ये हाइड्रोक्सी समूह यदि अपने पास मेटा स्थिति पर होता है तो अपने को पता है इसकी जो वैल्यू थी वो थी अपने पास याद होगी कितनी 7, तो ये 7 आ गई अपने पास। इसी तरह से पैरा स्थिति पर यदि OH समूह अपने पास है तो इस पैरा स्थिति पर OH समूह होता है तो अभी अपन ने देखा था इंक्रीमेंट की जो वैल्यू थी कितनी थी 25। हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो इन सबको यदि अपन ऐड करते हैं तो अपने पास जो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो 278 NM आती है। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वो 278 NM है। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है, इसके लिए देखेंगे अपन। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले देखिए जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए जो बेस वैल्यू होती है
वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी 230 nm की होती है। और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑर्थो और मेटा पे नहीं है, सिर्फ पैरा पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो जो पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए जो इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है वो होती है 15 nm की, तो ये 15 nm आ गया। अब इस कंपाउंड की यदि अपन लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो कितनी आएगी 245 nm। तो ये याद रखना है अपने को। मेरे कहने का मतलब है जो अपने पास है सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा स्थिति पर, उनके इंक्रीमेंट्स की वैल्यूज याद रखनी है। और जो एरोमेटिक कीटोन होते हैं उनके लिए बेस वैल्यू याद रखना 246, एल्डिहाइड है तो 250, और यदि अपने पास है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर है तो 230 याद रखनी है। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस एंड कोप्लेनरिटी। तो देखिए किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उस सिस्टम की प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है, एक मोटी मोटी लाइन याद रखना, यदि कहीं पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण किसी सिस्टम की प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है तो प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने पर उसका जो कॉन्जुगेशन है वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। और जब कॉन्जुगेशन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो जो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू है वो भी अपने पास कम हो जाएगी। यानी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो यदि बढ़ता है तो लैम्ब्डा मैक्स घटती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस यदि नहीं है, सिस्टम में प्लेनरिटी बिल्कुल परफेक्टली है, तो याद रखना उसकी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ये मैंने यहां पर लिखा है, इफ द कोप्लेनरिटी ऑफ टू रिंग्स इज डिस्टर्ब्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। दो रिंग अपने पास यदि हो, यानी दो एरोमेटिक रिंग्स जो सेपरेट है वो यदि किसी कारण से पास पास आ गई, अर्थात सिस स्थिति में आ रही है, तो सिस स्थिति में आने पर वो दो रिंग होती है वो एक दूसरे के साथ क्या स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, तो वो रिंग दोनों एक दूसरे के सापेक्ष प्लेनर नहीं रह पाती है। यानी थोड़ी सी मान लो ये ऊपर निकल गई, ये थोड़ी सी नीचे हो गई, तो एक तरह से ये जो पूरी प्लेनरिटी होनी चाहिए वो थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। और ऐसी स्थिति में जो लैम्ब्डा मैक्स का मान है वो हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना, अर्थात अपने को ये याद रखना है कि जो अपने पास है ट्रांस आइसोमर है, जो अपने पास ट्रांस आइसोमर है उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो वो एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में लैम्ब्डा मैक्स का मान क्या ज्यादा होगा। अब अपन एग्जांपल देखते हैं यहां, इन एग्जांपल से अपने समझ में आ जाएगा कि किसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए। देखिए ये अपने पास स्टील रिंग के दो आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है ये वाला, और ये सिस आइसोमर है। अब सिस में क्या होता है, जो ये ग्रुप्स हैं ये बल्की ग्रुप्स होते हैं, और ये बल्की ग्रुप्स एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेंगे। और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये दोनों जो पीएच हैं वो अभी अपने को प्लेनर दिख रही है, प्लेनर नहीं होंगी, ये एक थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, एक थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लैम्ब्डा मैक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान आ रहा है वो कितना रहा है, 283 nm आ रहा है। लेकिन यदि इसी का अपन ट्रांस आइसोमर लेते तो इसका जब ट्रांस आइसोमर लेते हैं तो देखो ये अपने पास एक बल्की ग्रुप है, ये भी अपने पास बल्की ग्रुप है, लेकिन ये एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो लैम्ब्डा मैक्स का मान भी ज्यादा होगा। और देखें पहले वाले जो सिस आइसोमर के सापेक्ष ट्रांस की स्थिति है लैम्ब्डा मैक्स की वो ज्यादा है। ध्यान रहे कहीं पर भी यदि अपने को आइसोमर्स दिए हुए हैं और उनमें यदि लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है, ये देखो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है 283 से 295, तो याद रखना जो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है वो भी 100% बढ़ेगी। यहां पर ये 12300 12300 आ रहा है अपने पास, तो यहां पर ये 25,000 25,000 यानी लगभग जस्ट डबल पे चला गया है। पर ये ध्यान रखना कि जितना लैम्ब्डा मैक्स बढ़ता है
उसकी अपेक्षा जो एप्सिलॉन मैक्स है वो कितना बढ़ेगा, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना तो अपन कह सकते हैं क्वालिटेटिवली कि हाँ बढ़ेगा, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने एनएम की वृद्धि होगी। इसी तरह से ये अपने पास है सिनेमिक एसिड के दो आइसोमर हैं। तो सिनेमिक एसिड के जो दो आइसोमर्स हैं, इनमें भी क्या होगा अपने पास, ये अपने पास जो पीएच है इसका भी साइज बड़ा है, COOH का साइज भी बड़ा है, तो ये भी एक दूसरे को क्या स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान कम होगा, और देखो लैम्डा मैक्स का मान कम आ रहा है 268। और इसका जो ट्रांस आइसोमर है, इस ट्रांस आइसोमर में अपने पास ये दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे से दूरी पर है। तो दूरी पर होंगे तो सीधी सी बात है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी अपने पास, कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो लैम्डा मैक्स का मान है पहले वाले की अपेक्षा इस बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो 268 से कहां चला गया, 272 एनएम पे चला गया। और ये मैंने पहले कहा है अगर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता है तो एप्सिलॉन मैक्स का मान भी 100% बढ़ता है। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस और कोप्लेनर की बात थी। अब अपन जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। तो जो अपने पास एब्जॉर्प्शन बैंड्स है वो चार तरह की होती हैं। एक के बैंड, एक जर्मन वर्ड है उससे लिया हुआ है कॉन्जुगेटरी बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटरी बैंड होती है। आर बैंड, ये रेडिकल लार्टिंग जो बैंड्स होती हैं वो है। ये बेंजीनोइड सिस्टम्स के लिए जो बैंड्स आती हैं वो हैं। ये अगर किसी सिस्टम में 3 इथाइलिनिक ग्रुप्स हैं, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 है, वो भी ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में है, जैसे बेंजीन हो गई, नेप्थलीन हो गई, 3 या 3 से ज्यादा, तो उनमें ये बैंड्स मिलती हैं, ई बैंड। तो याद रखना के बैंड, आर बैंड, बी बैंड और ई बैंड। जो के बैंड है वो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होती है। और ये भी ध्यान रखना इनके लिए जो एप्सिलॉन मैक्स का मान है वो ग्रेटर देन 10⁴ होता है के बैंड्स के लिए, यानी ये अलाउड ट्रांजिशंस को प्रदर्शित करती है के बैंड्स जो है। जो आर बैंड है अपने पास, ये जो आर बैंड है ये N2 पाई ट्रांजिशन स्टार, N2 पाई स्टार इसके कारण से क्रिएट होती है। और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे होते हैं, फॉरवर्ड, अर्थात इनके लिए जो एप्सिलॉन मैक्स का मान है वो अपने पास एक तरह से लेस देन 10⁻³ मिलेगा। और जनरली ये वैल्यू 10 से लेकर के 100 के बीच में मिलती है, 10 to 100 के बीच में मिलती है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण जो बैंड्स उत्पन्न होते हैं जिनको अपन आर बैंड कहते हैं, तो आर बैंड के लिए जो एप्सिलॉन मैक्स का मान है वो 10 से लेकर 100 तक होता है, थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए पर कभी भी 1000 से क्रॉस नहीं करेगा। यहां जो के बैंड है जनरली इसका मान 10⁴ के अराउंड मिलता है अपने को, यानी 10,000 के करीब मिलता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, 15,000 भी मिल सकता है। जो बी बैंड है ये बी बैंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण मिलती है। और ये जो बी बैंड है अपने पास, इनके लिए जो एप्सिलॉन मैक्स का मान है वो भी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, अर्थात ये अलाउड ट्रांजिशन की कैटेगरी में आती है। जो ई बैंड है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, लेकिन जो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स उनमें नहीं। मैंने कहा ना 3 इथाइलिनिक समूह होने चाहिए अपने पास, वो भी ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में। तो 3 इथाइलिनिक सिस्टम यदि अपने पास होंगे, अर्थात बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, इस तरह के सिस्टम होंगे, वहां ये देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखना इनके लिए जो एप्सिलॉन मैक्स का मान होता है वो बिलो 1000 होता है, अर्थात ये बैंड्स जनरली अपने पास कौन सी कैटेगरी में आती हैं, फोरबिडन ट्रांजिशन की कैटेगरी में आती है। अब अपने यहां कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल अपन बेंजीन का ले लेते हैं। तो बेंजीन में देखो
जो 3 है